अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पंजाब बायोलॉजी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। हमने डोमेन यूकेरिया के हवाले से डिस्कस करना है। अगर आप लोग पिछले 3 लेक्चर्स इस प्लेलिस्ट के अंदर देखेंगे, मैंने इस पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को ये फाइलोजेनेटिक ट्री, जिसको हम एवोल्यूशनरी ट्री बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर के लिए डिस्कशन की है। लेक्चर नंबर 2 में हमने इस डायग्राम का ये वाला साइड डिस्कस किया है कि डोमेन आर्किया के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स फॉल करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमारी डिस्कशन हुई है कि बैक्टीरिया डोमेन के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स फॉल करते हैं। मेरे ख्याल में वो डिस्कशन आप लोगों को याद होगी। अगर इनकेस अभी तक कन्फ्यूजन हो रही है तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये याद रखिए कि डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया दोनों में जो ऑर्गेनिजम्स फॉल करते हैं, आप लोगों ने डिस्कस किया है कि वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब है उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा पॉइंट जो आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो आप लोग बोलते हैं कि यूनिसेलुलर होते हैं। हमारी जो अभी इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन होगी, हमने डोमेन यूकेरिया के हवाले से डिस्कस करना है। इस डायग्राम का हमने एक्चुअली ये जो तीसरा पार्ट है या ये जो ब्लू कलर का हिस्सा है, ये हमने डिस्कस करना है। देखते हैं कि डोमेन यूकेरिया क्या होता है। छोटा सा लेक्चर होगा, आसान सा लेक्चर होगा, क्योंकि यूकेरिया का मतलब होता है यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप लोगों के पास है। यहाँ पर मैं कोई नीव इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज करना है। जो जो चीज़ें आप लोगों ने यहाँ इस लेक्चर के लिए याद करनी है वो मैंने आप लोगों को बतानी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन यूकेरिया हमने डिस्कस करने हैं। The domain eukarya encompasses all organisms with eukaryotic cells। इस सेंटेंस को अगर इनकी इसमें चेंज करना चाहूँ आसान अल्फाज में मैं यही बोलूँगा कि डोमेन यूकेरिया इंक्लूड्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, या आप लोग दूसरे अल्फाज में बोलेंगे कि यूकेरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं वो सारे के सारे आप लोग डिस्कस करेंगे, उनके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। आप सबको पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होंगे। दिस ग्रुप इंक्लूड्स किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमेलिया। आप लोगों ने डिस्कस किया था कि किंगडम मोनेरा के अंदर हमने आर्किया और बैक्टीरिया रखे थे, और यूकेरिया में 4 किंगडम्स आते हैं। पिछले लेक्चर्स अगर इनकेस आप लोग मेरे देखेंगे तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है कि यूकेरिया में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया सारे के सारे किंगडम्स क्या है, इसमें इंक्लूड होते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसके डिस्कस करने हैं ताकि हम ये जस्टिफाई कर सके ये बाकी ग्रुप से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों की बुक में लिखा है वो इसके सेल स्ट्रक्चर के हवाले से है। डोमेन यूकेरिया पोजेसेस यूकैरियोटिक सेल्स। आप सबको पता है, अभी भी आप लोगों ने बोला कि यूकैरियोटिक सेल्स इसके अंदर मौजूद है, और मैंने रिपीटेडली आप लोगों को बताया है, आप सबको 9th क्लास से पहले से पता है। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो आप लोग बोलेंगे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है एक ऐसा न्यूक्लियस मौजूद होगा जिसके अराउंड मेम्ब्रेन मौजूद होगा, जिसके अराउंड दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होगा। ये बात इस वजह से समझना ज़रूरी है क्योंकि जब आप लोग डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया की बात कर रहे थे तो उसका जो डीएनए मौजूद होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ओपन होगा, उसके अराउंड कोई भी आप लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाएंगे। यहाँ पर ये मेम्ब्रेन मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। यूकेरिया में यूकैरियोटिक सेल्स फॉल करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में अपना एक न्यूक्लियस होता है। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता, they also have membrane bounded organelles, mitochondria,
क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम। ये पॉइंट ना भी लिख के तो कोई मसला नहीं है, बस आप लोगों को पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि यूकेरिया में यूकैरियोटिक सेल्स फॉल करते हैं। और ये सबको पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, बल्कि ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके साथ प्लांट्स और एल्गी इस वजह से लिखा है ताकि सिर्फ और सिर्फ ये क्लियर हो कि क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में होते हैं, प्लांट्स में और फंजाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। सॉरी, एनिमल्स और फंजाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। इनके सेल्स की एक पहचान ये भी है कि दे हैव साइटोस्केलेटन। याद रखना है आप लोगों ने कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है। आप लोग जब आर्किया और बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे वहाँ पर साइटोस्केलेटन नहीं होता। अब अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि साइटोस्केलेटन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सेल के अंदर अगर देखा जाए तो प्रोटीन का एक पूरे का पूरा नेटवर्क होता है, उन प्रोटीन के अलग अलग शेप होते हैं। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन मौजूद होता है, हमें शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसी तरह आप लोग बोलेंगे कि सेल के अंदर भी साइटोस्केलेटन मौजूद होता है, एक फ्रेमवर्क मौजूद होता है। ये फ्रेमवर्क हमेशा माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना होता है। हमारे वाला स्केलेटन बोन से बना होगा और सेल्स का जो स्केलेटन है वो इन प्रोटीन से बना होगा। It provides structural support, enable cell movement and facilitate intracellular transport। ये साइटोस्केलेटन का रोल आप लोगों को बताया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है ये यहाँ पर आप लोगों को याद हो, क्योंकि हमने इस पे आगे जाके सेल स्ट्रक्चर में डिटेल में डिस्कशन करनी है। जो साइटोस्केलेटन होता है ये सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप लोग देख ले इन्होंने सेल के अंदर यहाँ पर एक फ्रेमवर्क बना दिया, एक जाल बना दिया, तो जाहिर सी बात है कि सपोर्ट मिलेगा। एनेबल सेल मूवमेंट, सपोज करते हैं फॉर वाइल कि ये सेल एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहे, स्पेशली अमीबा की बात चल रही है या वाइट ब्लड सेल्स की बात चल रही है, बाकी सेल्स तो नहीं जा सकते। सो ये जो मूवमेंट हो रहा होता है इसमें भी इन साइटोस्केलेटन स्पेशली माइक्रोफिलामेंट्स का रोल होता है। एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि सेल के इनसाइड अगर चीज़ों ने इधर उधर जाना होता है तो उसमें भी इस साइटोस्केलेटन स्पेशली माइक्रोफिलामेंट्स का रोल होता है। असल में ये माइक्रोफिलामेंट्स आप लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होते हैं, तो इसकी वजह से सेल शेप अपना चेंज कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। दो बातें आप लोगों को इसके अंदर याद होनी चाहिए। एक, यूकैरिया के जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं और आप लोग बोलेंगे उसके अंदर साइटोस्केलेटन भी मौजूद होता है। बाकी माइनर डिटेल्स है वो आप लोगों को वैसे भी याद है या याद हो जाएगी। हम यूकैरिया के जेनेटिक मटेरियल की भी बात कर लेते हैं, जीनोम की भी बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम आर्किया की बात कर रहे थे या बैक्टीरिया की बात कर रहे थे तो जो वहाँ पर डीएनए का जिक्र आया था या क्रोमोसोम का जिक्र आया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है और उसके साथ एसोसिएटेड हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। लेकिन आप लोग यूकैरिया के बारे में बोलेंगे कि देयर डीएनए इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम। उसका सर्कुलर क्रोमोसोम था, यहाँ आप लोग डिस्कस करेंगे कि लीनियर क्रोमोसोम होगा। ये लीनियर क्रोमोसोम एक नहीं होगा, ये मल्टीपल होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में आप लोग बोल रहे थे कि वो हैप्लॉइड होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म आप लोग डिस्कस करेंगे कि कॉमनली डिप्लॉइड होते हैं, तो मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम होंगे। बैक्टीरिया के डीएनए जब आप लोग बोल रहे थे तो वो न्यूक्लियोइड रीजन में होता है जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। लेकिन इनके जब आप लोग क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा। सो इनके क्रोमोसोम अलग है, उनके क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। डीएनए इज़ एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। जब आप लोग बैक्टीरिया के क्रोमोसोम की बात कर रहे थे तो मैंने बोला था कि उसके साथ एसोसिएटेड कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, लेकिन यहाँ आप लोग डिस्कस करेंगे कि हैव हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होगा।
तभी ये पॉइंट डिस्कस किया है। और इस लाइन के अंदर एक पॉइंट ऐड करने की कोशिश की है जिसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो अच्छी बात है, आप लोगों को पता चल जाएगा हिस्टोन प्रोटीन का रोल क्या होता है। सो दे हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जो डीएनए का एक्सप्रेशन होता है इसको भी रेगुलेट करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये हिस्टोन प्रोटीन का रोल है जो आखिरी लाइन यहाँ पर ऐड कर दिया है। अक्सर बाद में आप लोगों का क्वेश्चन राइज होता है कि जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है, तो हिस्टोन का क्या रोल हो गया, तो वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने जब वहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर और आर्किया में रिप्रोडक्शन की बात की थी, तो मैं बोलता था कि सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बैक्टीरिया में स्पेशली आप लोगों ने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फिशन अकर होता है। लेकिन जब हम यूकेरिया की बात करते हैं, सो मोस्ट यूकेरिया अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आप लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन यही है कि इसमें स्पर्म बनते हैं और एग बनते हैं। स्पर्म और एग यूनाइट होकर वो जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट फिर आगे की तरफ कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो एडल्ट बना देता है। ये जो स्पर्म और एग बनते हैं, याद रखना है आप लोगों ने, ये दोनों मियोसिस की मदद से बनते हैं। तभी लिखा है कि दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मियोसिस। इसका मतलब स्पर्म और एग मियोसिस की मदद से बनेंगे। एंड फर्टिलाइजेशन, जब इन दोनों का यूनियन होता है तो इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लीडिंग टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसकी वजह से जो एडल्ट बनता है इसके अंदर वैरायटी होती है। आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था कि बाइनरी फिशन में जब एक सेल से दो सेल्स बनते हैं तो वो दोनों के दोनों सेल्स बिल्कुल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होंगे। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग बोलेंगे कि कोई वैरायटी नहीं बनती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैरायटी बनती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशंस आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं। Some eukaryotes can also reproduce asexually through mitosis, producing genetically identical offspring. कभी कभार आप लोग डिस्कस करेंगे स्पेशली बडिंग भी अकर हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी अकर हो सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। जब हम आगे जाके डिफरेंट सारे फाइलम्स पढ़ेंगे, फाइला पढ़ेंगे, तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि कहाँ कहाँ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके बाद यूकैरियोट्स थोड़े से और भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप लोग नोट कर ले, मैं जब लेक्चर शुरू कर रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो आर्किया ग्रुप है और आर्किया के साथ साथ बैक्टीरिया है, दोनों के बारे में मैंने बोला कि एक तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और दूसरा मैंने बोला ये यूनिसेलुलर होते हैं। याद रखना है आप लोगों ने कि जब हम यूकैरिया की बात करते हैं तो बुक में लिखा है कि ये कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? इसके अंदर जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेल्स ने क्या बनाए होते हैं? टिश्यू बनाए होते हैं, ऑर्गन बनाए होते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाए होते हैं। आर्किया और बैक्टीरिया तो सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, लेकिन अगर आप यहाँ बात करते हैं तो सेल्स ने ग्रुप बना के टिश्यू बनाए, टिश्यू ने इकट्ठे होके ऑर्गन बनाए, ऑर्गन ने इकट्ठे होके ऑर्गन सिस्टम बनाए एंड सो ऑन। ये सारे का सारे जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये इधर है। आप लोग बोलेंगे कि आर्किया और बैक्टीरिया में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन यूकैरिया में कॉम्प्लेक्सिटी है। और कॉम्प्लेक्सिटी का यही मतलब है कि सेल्स ने टिश्यू बनाए हैं, टिश्यू ने ऑर्गन, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम एंड सो ऑन। सो ये हो गई है बातें कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से। लास्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हवाले से कि ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ये आए कहाँ से है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स तो इस प्लेनेट के ऊपर हम बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस हो गए हैं, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इनका क्या एसोसिएशन है उनके साथ। सो ये पॉइंट ज़रा गौर से आप लोगों ने सुनना है। यूकैरियोट्स आर बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड थ्रू एंडोसिम्बायोसिस। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के ओरिजिन का जो तरीका है ना वो एंडोसिम्बायोसिस है। कैसे? where certain prokaryotic cells such as mitochondria and chloroplast were engulfed by a host cell leading into symbiotic relationship। इस पॉइंट के बारे में कहा जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किसी ज़माने में एक बैक्टीरिया हुआ करता था। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये किसी ज़माने में एक बैक्टीरिया हुआ करता था।
ये एवोल्यूशन के कंसेप्ट है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर एक लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल आ गया और उस लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल ने क्या कर दिया, इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर दिया, इस वाले सेल को इनगल्फ कर दिया। जैसे ही इसको इनगल्फ कर दिया तो टेक्निकली इस लार्ज सेल को चाहिए था इसको डाइजेस्ट कर दे, लेकिन इस लार्ज सेल ने इसको डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि ये इसका हिस्सा बन गया। ऐसी एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, जिनमें दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और यहाँ पर इस केस में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा रहे। ये वाला जो बैक्टीरिया जो कि किसी ज़माने में बैक्टीरिया हुआ करता था, आज इससे क्या बन गया है, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया है। थोड़ी देर पहले इस सेल में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, अब आ गया तो ये यूकेरियोटिक सेल हो गया। इसी सेल ने यहाँ पर एक और बैक्टीरिया को इनगल्फ कर दिया। जैसे ही इनगल्फ कर दिया तो अब माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें बन गया और आप लोग देख ले क्लोरोप्लास्ट भी इसमें बन गया। तभी लिखा है कि वेयर सर्टन प्रोकैरियोटिक सेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसका मतलब ये किसी ज़माने में क्या होते थे, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते थे। इनको इनगल्फ कर दिया किसी और सेल ने और उस सेल के साथ इन्होंने एसोसिएशन बनाया और एसोसिएशन बना के उनका हिस्सा बन गया। ये बात असल में आप लोगों को बताई जा रही है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एवोल्यूशन हो गया और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो बन गए हैं। मेरे ख्याल में कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहे तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स और क्लास के साथ शेयर कर ले। ऑनलाइन क्लासेस मेरी अगर आप लोगों ने लेनी है तो जूम ऐप पे मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ और उसमें बस सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि मैं ये स्लाइड से नहीं पढ़ा रहा होता, बुक ओपन करना होता है और मैं ख़ुद उसमें जिस तरह अभी लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो नोट्स वगैरह वो बनाए जाते हैं। मैं तो रेकमेंड करूँगा ज्वाइन करने के लिए, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।